हम्म, तो भैया पहले सारा चेक कर लो यार, चल रहा। हम्म, गुड यानी सब भीड़ आ गई आज तो एकदम फुल। तो भाई दिवाली वालों आगे सारे के बीच में आवाज तेज वाले कहाँ से आ गई बताओ। पल्लिया कल वाला पूरा क्या पढ़ के आगे बताओ भी बताओ जल्दी जल्दी बता दो क्या पढ़ के आए याद है तो पूछ लेता है। चलो तो मैं पढ़ रहा था आग लगा रहा था कोई है वो छोड़ दो दूसरा बताओ अंदर प्रोटेक्शन तो कौन से टाइम का एडिक्शन है यस on reception order on reception order before producing magistrate कैसा वाला लिखा हुआ है ना क्लियर कौन पढ़ेगा बेटा कहाँ लिखा हुआ दिखा क्या है वो तुम नहीं आना है ना एक मेंटल इल पेशेंट है जो विलिंग नहीं है उसके फैमिली मेंबर पेरेंट्स लेके गए वो कौन सा टाइप का एडमिशन है सकती है उसको हम पैरल कहेंगे तुम नहीं थे बताओ है एक पेशेंट है मेंटली डिस्टर्ब वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता ही इज नॉट विलिंग तो उसके पेरेंट्स फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर उसको लेके गए कौन सा टाइप का एडमिशन है हाँ इनवॉलेंट्री एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या करते हो लाइन टू लाइन लिखा हुआ पूछ रहा हूँ फिर भी लिखा नहीं है किसने नहीं लिखा नहीं आए वो अलग बात मेरी गलती थोड़ी है और नहीं आए तो मैं क्या घर आके लिखवाऊंगा मेंटल हेल्थ एक्ट में 5 प्रोहिबिटेड प्रोसीजर्स है उसमें से वो प्रोहिबिटेड प्रोसीजर बताओ मेंटल हेल्थ नया वाला एक्ट है ना उसमें 5 प्रोहिबिटेड प्रोसीजर्स बताए थे 4-5 जो भी है बताओ तुमको नहीं याद है ना चलो मैं बोल देता हूँ मुझे याद है PCT should not be given to minor. PCT should not be given without anesthesia and muscle selection. No sterilization done for the treatment of mental illness. इसके अलावा restraint और chaining in any manner is strictly prohibited. इसके अलावा suicide is decriminalized. चलो यार पर हम कम्युनिकेशन पढ़े थे जिसकी 4 पेजेस थी 4 पेजेस है तो कौन सी फेज में टर्मिनेशन और सेपरेशन डिसाइड किया जाएगा क्या कचरा कर रहे हो बोलो ना ओरिएंटेशन में लिखा है देखो जरा कहाँ लिखा टर्मिनेशन में ओरिएंटेशन में है ना तुम लोग काम नहीं कर रहे कौन सी फेज में पता चलेगा कि जो गोल हमने सेट किए थे वो फुली कंप्लीट हो गए या गोल इज मेट बेकार हो तुम सब और टर्मिनेशन में कैसे चेक करोगे मैं टर्मिनेशन में नहीं चेक करेंगे मोस्टली गोल जो मैट हुए नहीं हुए या मोस्ट ऑफ गोल जो मैट होने हैं वो कहाँ होंगे टर्मिनेशन में चेक करेंगे ठीक है मोस्ट ऑफ गोल जो सेट किए थे वो कौन सी फेज में पूर्ण हो जाएंगे वर्किंग फेज में हो जाएंगे वर्किंग फेज में पूरे करोगे तो टर्मिनेशन की तरफ जाओगे गोल पूरी नहीं हुई तो टर्मिनेशन आएगी नहीं ना भाई पढ़ते नहीं हो चलो फिर कम्युनिकेशन टेक्निक्स है सुनो ध्यान से पहला है ओपनिंग सेल्फ इसका मतलब क्या होगा ओपनिंग सेल्फ का मतलब है पेशेंट को पता चलना चाहिए कि तुम उनके लिए अवेलेबल हो उनकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हो तुम उनकी बात सुनने के लिए रेडी हो तो ये ओपनिंग सेल्फ होता है कि मेकिंग सेल्फ अवेलेबल एंड शोइंग इंटरेस्ट एंड कंसर्न आप उसमें इंटरेस्टेड हो उसकी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो और आप पेशेंट की प्रॉब्लम के लिए कंसर्न हो ये ओपनिंग सेल्फ कहलाता है थेरापेटिक टेक्निक्स है जैसे पेशेंट को आप कहोगे पेशेंट को अकेला जाने से डर रहा है या बाहर उठ के बाहर नहीं जाना चाहता तो आप ओपनिंग सेल्फ कैसे करोगे कि मैं चलूंगा ना तुम्हारे साथ ठीक है तो तुम डरना नहीं मैं चलेगा है दूसरा आता है एक्टिव लिसनिंग पहले सिर्फ एक्टिव लिसनिंग करो उसके बाद टीप लेना तुम एक्टिव लिसनिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो पेशेंट बता रहा है चुपचाप से सुनेंगे और ऑब्जर्व करिए पेशेंट की नॉन वर्बल क्यूज भी पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन पोस्चर गेस्चर सब ऑब्जर्व करना और चुपचाप सुनना है बीच में नहीं बोलना है ये क्या कहलाएगा एक्टिव लिसनिंग कहलाएगा जैसे और क्या करोगे आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे वर्बल रिमार्क को क्लियरिफाई एंड एनकरेज फर्दर कम्युनिकेशन वर्बल रिमार्क भी बोल सकते हो कैसे जैसे पेशेंट बता रहा है कि जब मैं रात में सोता हूँ तो सपना आता है बैठ जाता हूँ वैसे तो तुम करो हाँ नॉन वर्बल में तुमको भी नोटिंग कर सकते हो कर सकते हो जिससे पेशेंट को लगेगा कि तुम सुन रहे हो तुम देख रहे हो मोबाइल चला रहे हो तो पेशेंट को लगेगा आप अवॉइड कर रहे हो उसको इग्नोर करें तो कम्युनिकेशन की टेक्निक थेरापेटिक नहीं है अब देखिए तो दो टेक्निक है पहला है ओपनिंग सेल्फ और दूसरा है एक्टिव लिसनिंग ओपनिंग सेल्फ में आपको अवेलेबल रहना है पेशेंट को रियलाइज करना है कि आप उसी प्रॉब्लम के लेकर कंसर्न हो और आप अच्छे से सुन रहे हो इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हो ऑफरिंग सेल्फ एंड एक्टिव लिसनिंग घबराने की जरूरत नहीं है मैं चलूंगा आपके साथ ये ऑफरिंग सेल्फ है एक्टिव लिसनिंग में जो पेशेंट बता रहा है उसको आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए ध्यान से सुनना है आई कांटेक्ट मेंटेन का मतलब सिर्फ देखना है घूरना नहीं है
है भाई? क्या क्या कह रहे हो? ठंड लगेगी? कहा मैंने कुछ ऐसा चलाया नहीं था वहां तक ठंडा है। अच्छा हवा आ रही है क्या? अरे यार, ठीक है भाई। अब ठीक है, फर्क है पहले से। ठीक। सारा ख्याल रखना पड़ता है, किसी को ठंड ना लगे, किसी को गर्मी ना लगे। तो दो टेक्निक्स आपने देखी थेराप्यूटिक, जिसमें ऑफरिंग सेल्फ में है, आप पेशेंट को रियलाइज करना है कि आप उसकी हेल्प के लिए और उसको सुनने के लिए अवेलेबल हो। दूसरा एक्टिव लिसनिंग हो, बीच में ना टोकना है, सिर्फ सुनना है और पेशेंट के नॉन वर्बल क्यूज को ऑब्जर्व भी करना है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए ध्यानपूर्वक सुन। हो गया सुनना? सुनना तो करता हो गया, लिखना हुआ कि नहीं हुआ? लिखने में बहुत टाइम लगाओगे तो मुझे पता है। कुछ मुंह से भी लिख रहे हैं देखो। अरे ससुर गर्दन नीचे कैसे कर रहे हो? लड़कियां तुम जल्दी लिखो, लड़के बहुत फास्ट लिखते हैं पीछे। नहीं हो गया तो क्यों ही लिख ले। बेटा तो अभी तो यहाँ लिख रही है, कहाँ रुकूंगा मैं? तो मैं सिर्फ दोनों हाथ से लिखो। हो गया? ठीक है। इसलिए तकनीक क्या है भाई? एक्सप्लोर 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 का मतलब है टेल मी मोर, है? तभी तो एक्सप्लोर कर पाओगे। खोदना है दिमाग के अंदर क्या है, खोदो दोस्तों, और निकालो, और बताओ, अच्छा और बताओ, और, है ना? तो टेल मी मोर इज एक्सप्लोर, है? टेल मी मोर अबाउट योर सन। ये हो गया एक्सप्लोर। फिर आता है गिविंग ब्रॉड ओपनिंग। ब्रॉड ओपनिंग का मतलब क्या है? ब्रॉड ओपनिंग का मतलब है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन से ये है कि पेशेंट अच्छे से खुद के डिटेल में बता सकता है। अब आप सिंपली सिर्फ इतना ही पूछोगे खुद के बारे में या वाइफ के बारे में, आप सीधा सीधा पेशेंट से पूछ लो कि व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट टुडे। ये ब्रॉड ओपनिंग है कि आज आप किसके बारे में बात करना चाहते हो, कर सकते हो, जो मन में है सब बता सकते हो, ये ब्रॉड ओपनिंग है। अगर आप सिंपल पूछोगे आपके भाई के बारे में बताओ, तो सिर्फ भाई के बारे में ही बताएगा, पूरी फैमिली के बारे में नहीं बताएगा। तो ये ब्रॉड ओपनिंग देना है जिससे सारी बातें बाहर आ जाए। साइलेंस बहुत जरूरी है, साइलेंस 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 है, देखो वो कितनी जरूरी है। कि प्लान एब्सेंस ऑफ वर्बल रिमार्क टू अलाउ पेशेंट एंड नर्स टू थिंक ओवर व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड एंड से मोर। तो पेशेंट बोल रहा हो तो बीच में ना बोलना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। और पेशेंट अगर बोलते बोलते बीच में अगर पॉज ले रहा है तो आपको उसको बोलना नहीं है, टोकना नहीं है, क्योंकि वो सोच के फिर बोलेगा। तो आपका धैर्य रखते हुए साइलेंस बनाए रखना है, जिससे पेशेंट आराम से सोच के और बता सके। तो एक्सप्लोर, ब्रॉड ओपनिंग और साइलेंस। एक्सप्लोर का मतलब है टेल मी मोर, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। और सब ठीक? हाँ। फिर साइलेंस का इस्तेमाल करना है, पेशेंट जो बोल रहा हो चुपचाप सुनने का। और बोलते बोलते जब पेशेंट स्पीच के बीच में, टॉक के बीच में पॉज लेता हो, तब भी आपको साइलेंट ही रहना है। पेशेंट को टाइम देना है ताकि वो सोच के बोल सके। इसके अलावा ब्रॉड ओपनिंग देनी है, और ब्रॉड ओपनिंग का मतलब होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं जिससे वो खुल के किसी भी टॉपिक पे डिटेल में बात कर सके, वो ब्रॉड ओपनिंग कहलाएगा। अरे बेटा सर क्यों पकड़ लिया अभी से? थम। हाँ थम। धन्यवाद। वहां तक फील हुआ उनको। ये हमारा जोधपुर है, सर्दियों में गर्मी का एहसास दिलाए। हम्म? हो गया? तो ये तीन तो हो गए, एक्सप्लोर, ब्रॉड ओपनिंग एंड साइलेंस। क्या हुआ बालिका? साइलेंस नहीं समझ में आया क्या? क्या हुआ बेटा? क्या पूछ रही? तुम पूछ रही हो कि तुम पूछ रही हो? कोई नहीं पूछ रहा, वैसे बता रही जबरदस्ती। अरे क्या हुआ बोलो ना, कोई दिक्कत है? अरे शर्मा मत, शर्मा तो नहीं हुआ, सब ठीक है ये तीनों? तो चले, अगला है स्टेटिंग द ऑब्जर्व। स्टेटिंग द ऑब्जर्व का मतलब है वर्बलाइज व्हाट इज ऑब्जर्व इन द पेशेंट फॉर द वैलिडेशन एंड टू एनकरेज डिस्कशन। एग्जांपल, यू साउंड एंग्री। अब देखो इसका मतलब क्या है कि आप जो देख रहे हो उसको बोलना है। स्टेटिंग द ऑब्जर्व का मतलब है आप जो पेशेंट में ऑब्जर्व कर रहे हो उसको स्टेट करना है, यानी वैलिडेट करना है। जैसे पेशेंट बहुत गुस्से में लग रहा है, मैं अभी किसी से ऐसा नहीं करूंगा, मैं देख लूंगा सब। अगर तो आपको क्या बताना, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पेशेंट गुस्से में, तो पेशेंट को बोलना है यू साउंड एंग्री या यू लुक्स एंग्री। तो ये क्या कहलाता है? स्टेटिंग द ऑब्जर्व। जो आपने देखा उसको वैलिडेट करना है, उसको वैलिडेट करना है, ये स्टेटिंग द ऑब्जर्व कहलाएगा। फिर आता है एनकरेजिंग कंपैरिजन। एनकरेजिंग कंपैरिजंस, इसमें क्या है कि आस्किंग टू डिस्क्राइब सिमिलरिटी एंड डिफरेंस अमंग द फीलिंग, बिहेवियर एंड इवेंट्स। यहाँ पेशेंट्स को अलग अलग इवेंट्स हो गए, एक्टिविटी हो गई, फीलिंग्स हो गई, उसके बारे में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है उसके बारे में जानना है। जैसे एग्जांपल, कैन यू टेल मी व्हाट मेक यू मोर कंफर्टेबल वर्किंग बाय योरसेल्फ और वर्किंग एज ए मेंबर ऑफ टीम। ये देखो कंपैरिजन और सिमिलरिटी और डिफरेंसेस का क्वेश्चन है कि आप बताओ आपको अकेला काम करना अच्छा लगता है या टीम में काम करना अच्छा लगता है। तो आपको बताएगा कि अकेले काम करने का ये फायदा है, टीम में काम करना कैसे अच्छा हो सकता है, अकेला कैसे अच्छा हो सकता है, या अकेले काम करने की क्या बुराइयां हैं। तो कंपैरिजन वाला पॉइंट भी पेशेंट को देना है। तो कोई भी सिचुएशन हो, बिहेवियर हो, एक्ट हो, उसका कंपैरिजन करवाना है जिससे पता चले पेशेंट के इसके बारे में क्या थॉट है। अगर कोई पेशेंट सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी वाला होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम? इंट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। तो अपने आप बताएगा, वो सारे काम गिनाएगा जिसमें वो अकेला काम कर सके, और अकेले के फायदे क्या क्या है वो सिर्फ सारी बातें कौन से बताएगा? अकेले वाली।
क्योंकि इंट्रोवर्ट वाला खुद की तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब है वो सिर्फ खुद में खोया है, अकेले एक्टिविटी पसंद है उसको, टीम के साथ काम करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो स्टेटिंग ऑब्जर्व, हम जो पेशेंट में ऑब्जर्व करेंगे उसको वैलिडेट करना जरूरी है, उसको हम वैलिडेट करेंगे। अब आप जैसे ही पेशेंट को कहोगे कि आप गुस्से में लग रहे हो, तो पेशेंट और उसको बात करेगा, हाँ मैं हूँ गुस्सा, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है। समोसे के लिए मैंने भी तो तुम मानो मैंने मतलब भेजा हुआ है तुम्हारे बिना कहीं आज तो, बट मिलेगा नहीं, बट मिलेगा नहीं, ये सुना ही नहीं तुमने। अरे पर मिलेगा नहीं, ताली वापस ले लो। भाई मैंने तो भेज दिया उसको, अभी वो आ रहा होगा जवाब लेके, पर उम्मीद यही है, वो कह रहा था सर नहीं मिलेगा अभी। तो भी मैंने कहा तू एक बार आके बता तो देना भाई, तो खिलाऊंगा पक्का तुमको, कल खिला दूंगा, आज नहीं तो मैं नहीं आऊंगा तो समोसा तो आ ही सकता है, खिला दूंगा, दिवाली से पहले खिला देता तो फायदे में रहता। हम्म, तो कुछ लोग बोल के गए सर समोसा मत खिलाना, चलो कोई बात नहीं। स्टेटिंग का ऑब्जर्व ध्यान रखना है कि आप पेशेंट में जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको वैलिडेट करना है। दूसरा है पेशेंट को कंपैरिजन के लिए एनकरेज करना है, और डिफरेंसेस ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन डिफरेंट इमोशन एक्शन और बिहेवियर, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, कंपैरिजन से पेशेंट के थॉट्स आइडियाज और बिलीफ सामने आएगा, इसलिए कंपैरिजन के लिए एनकरेज करना है। तो पेशेंट को ऐसे कंडीशंस देना है जिसमें वो कंडीशन को कंपेयर कर सके, सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या होंगे वो कंपैरिजन से पता चलेगा। तो तुम लिख पाए हो तो आगे चल रहे। कहाँ पहुंचे? क्यों हुआ? अच्छा जोधपुर, जोधपुर तुम ऑलरेडी पहुंच चुके हो, अब कोई ना कोई एम्स तक पहुंच जाओ, यही ठीक है। हम्म, क्या लगता है पहुंच पाओगे? जरूर जरूर। नेक्स्ट है एनकरेज डिस्क्रिप्शन ऑफ परसेप्शन, लिख पाए थे? ठीक है, एनकरेज डिस्क्रिप्शन ऑफ परसेप्शन, आस्किंग अ पेशेंट टू डिस्क्राइब फीलिंग परसेप्शन एंड व्यू ऑफ देयर सिचुएशन। वहां पेशेंट का क्या परसेप्शन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए पेशेंट को एनकरेज करना है। जैसे एग्जांपल, व्हाट आर दीज वॉइसेस टेलिंग यू फॉर मोर। पेशेंट को किसी को अगर हेलुसिनेशन हो रहा है तो हमारा काम क्या है कि पेशेंट से हम जानना चाहेंगे कि वो जो उसको हेलुसिनेशन हो रहा था या आवाजें सुनाई दे रही थी, वो आवाजें क्या कह रही थी आपसे, क्या कह रही थी आवाजें। अच्छा आवाजें भी समझ सका ही कह रही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रेजेंटिंग रियलिटी, और इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं कन्फ्रंटिंग, कन्फ्रंटेशन बोल सकते हो, कन्फ्रंटिंग बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है बहुत बार। क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सी फेज में थेरापेटिक कम्युनिकेशन की कौन फेज में नर्स कन्फ्रंट कर सकती है। कन्फ्रंट का मतलब क्या होगा? पेशेंट के साथ आर्ग्यू करना या उसका विरोध करना, क्या कहलाता है? कन्फ्रंटेशन कहलाता है। और ये कब होगा? जब आप पेशेंट के साथ ट्रस्ट रैपर डेवलप कर लोगे, उसके बाद ही कन्फ्रंट कर सकते हो। तो कन्फ्रंट हमेशा कब होगा, कौन सी फेज में हो सकता है? वर्किंग फेज में कर सकते हो। कन्फ्रंटेशन का यूज वर्किंग फेज में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ इस फेज में आप रियल में पेशेंट के साथ उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व हो, ट्रस्ट और इफेक्टिव रिलेशनशिप और फ्रेंडली मैनर में डेवलप हो चुका है, अब आप उसकी बात का विरोध कर सकते हो। अगर प्री इंफेक्शन में तो होगा ही, पेशेंट इंफेक्शन में अगर कन्फ्रंट कर दिया ओरिएंटेशन में ही, तो पेशेंट के मन में एंजाइटी और झिझक पैदा हो जाएगी, जिससे वो आपको बात करेगा नहीं। तो इसलिए हमेशा वर्किंग फेज में ही कन्फ्रंटेशन का यूज कर सकते हो, यूज इन वर्किंग फेज। कन्फ्रंट का मतलब है जब एक्शन एक्सप्रेशन उसके स्पीच और थॉट से मैच नहीं कर रहे हो, तो आपको बोलना है। एग्जांपल के तौर पे देखो कि आई नो यू हियर दीज वॉइसेस बट आई डोंट हियर देम, ये क्या है? पेशेंट बता रहा है मुझे आवाजें सुनाई दे रही है, तो बट तो भी आपको क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, आपको आवाजें सुनाई दे सकती है बट मुझे नहीं दे रही, बट मुझे नहीं दे रही। या फिर पेशेंट बता रहा है कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, और फिर हंस रहा, हाँ आज मैं बहुत दुखी हूँ, हाँ। अब ये क्या है? तो आपको इसका विरोध करना पड़ेगा, कन्फर्म करना पड़ेगा। जब आप बोलोगे लग नहीं रहा, आप तो हंस रहे हो और आप बता रहे हो आप दुखी हो, तो आपको रियलिटी में लाना है। इसलिए आपको करना क्या है? आपको रियलिटी प्रेजेंट करनी है ना, तो रियलिटी प्रेजेंट करने को कन्फ्रंट बोलते हैं। कन्फ्रंट का मतलब है आप विरोध करना है और पेशेंट को टोकना है। कन्फ्रंट का मतलब है टोकना। ये क्या नाम है? लिनली, आई एम लिनली योर नर्स एंड दिस इज ए हॉस्पिटल नॉट ए बीच और रिसोर्ट। अब पेशेंट बहुत उत्पात मचा रहा है, लोग पूरा हो गए, बाल्टी बीच में लेके पानी से बाल्टी पे ऐसे डाल रहा है खुद के ऊपर, तब उसको डांटना भी तो है। रियलिटी से लाना है, रियलिटी में रियलिटी प्रेजेंट करनी है कि भाई ये हॉस्पिटल है, ये मत समझो तुम बीच में पड़े हो गई या स्विमिंग पूल में पड़े हुए, हॉस्पिटल है। तो पेशेंट के सामने रियलिटी प्रेजेंट करनी है। क्या करना है? रियलिटी प्रेजेंट करनी है। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको टोकना है, और टोकने को हम बोलेंगे कन्फ्रंटेशन। तो जो पेशेंट का परसेप्शन है उसको डिस्क्राइब करवाना है पहला। तो दूसरा रियलिटी प्रेजेंट करनी है, और अगर पेशेंट गलत है तो उसका टोकना है, उसको रोकना है, टोकना है। जब रोकोगे टोकोगे तभी रियलिटी प्रेजेंट करोगे। अगर पेशेंट बोल रहा है वो दुखी है और हंस रहा है, तो आपको बताना है कि आपको देख के लग नहीं रहा कि आप दुखी हो, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन हैप्पी वाले लग रहे हैं, आप तो हंस रहे हो। क्या कहोगे ये विरोध तुम है कर लोगे? हो गया? कुछ दिमाग में बात जा रही है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल नहीं जा रही। करीब कितने उदास बैठे। बालिका तुम, हाँ क्या हुआ? सब ठीक है?
बोलो कर पाओगे, कर दोगे, ठीक है। अरे कन्फ्रंटेशन का मतलब है रियलिटी प्रेजेंट करेंगे। अगर पेशेंट बता कुछ और रहा है और एक्सप्रेशन से कुछ और लग रहा है तो रियलिटी प्रेजेंट कराना है। पेशेंट बहुत उछल कूद कर रहा है, नहा धो रहा है, बाल्टियों से पानी भरा है, पेशेंट को बताना भाई हॉस्पिटल है, स्विमिंग पूल नहीं है, बाथरूम नहीं है जो यहाँ वार्ड में बीचों बीच नहा रहा है तो ये करना है रियलिटी प्रेजेंट। आप देखें अगला का मामला है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन कैसे लोगे कि आस्किंग पेशेंट टू रीस्टेट इलैबोरेट और गिव एग्जांपल ऑफ आइडियाज और फीलिंग टू सी क्लैरिफिकेशन ऑफ व्हाट इज अनक्लियर। पेशेंट अगर कुछ बताया और वो क्लियर नहीं है तो पेशेंट को दोबारा पूछेंगे, दोबारा बोलो, क्लियर करो, इस बात को क्लियर करो भाई। जैसे आई एम नॉट फैमिलियर विद योर वर्क, कैन यू डिस्क्राइब इट फॉर मी। पेशेंट अपना कोई काम के बारे में बता रहा है, पेशेंट बता रहा है मेरे काम की वजह से मुझे बहुत टेंशन रहती है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ और इसी वजह से मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, बहुत टेंशन है, एंजाइटी है। तो अब आप क्लियर कैसे करोगे इस बात को कि भाई मैं आपके काम के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, आप मुझे और बताओ इसके बारे में, थोड़ा और क्लियर करो काम के बारे में कि आपका काम क्या है, क्या काम करते हो आप, तो क्लियरिफिकेशन लेना है उससे। ले लोगे क्लियरिफिकेशन कि क्या काम करते हो। फिर दूसरा एग्जांपल देख लो, आई डोंट थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। अब आप क्लियरिफिकेशन पेशेंट अपने आप लेगा कि पेशेंट बताए आपको क्या कहना है कि मुझे लगता है जो आपने बताया वो मुझे समझ में नहीं आया है। अब समझ नहीं आया मतलब पेशेंट और क्लियर करेगा और बताएगा अरे आप समझे नहीं, अच्छा फिर बताता हूँ, मैं तो काम करता हूँ ना, ऑफिस में बहुत काम है, टेंशन ज्यादा है, बॉस बहुत डांटते हैं, तनख्वाह बहुत कम है, घर में टोना बाबू बहुत ज्यादा किचकिच करती है, ये सारा चीज कैसे बताएगा डिटेल्ड। तो क्लियरिफिकेशन लेना है भाई, बिना क्लियर कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है वर्बलाइजिंग द इम्प्लाइड। वर्बलाइजिंग द इम्प्लाइड का मतलब क्या है कि रिफ्रेजिंग पेशेंट वर्ड टू हाईलाइट एंड अंडरलाइन मैसेज टू क्लियरिफाई इट। अब पेशेंट कहना क्या चाहता है वो है, और कहना क्या चाह रहा है देखो। पेशेंट कह रहा है आई वोंट बी बॉदरिंग यू एनी मोर सून। अब इस बात से क्या समझ रहे हो, इस बात से क्या समझ रहा है, पेशेंट बोल रहा है आई वोंट बी बॉदरिंग यू एनी मोर सून, इसका मतलब है मैं अब आगे आपको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, जल्दी परेशानियां खत्म हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हाँ। तो आपको उसका मीनिंग निकलवाना है सीधा सीधा कि पेशेंट कहना क्या चाह रहा है, तो सीधा मीनिंग निकाल के पेशेंट के सामने अच्छा बनना चाहते हो, प्लान बनाया कुछ, पेशेंट के शब्द, पेशेंट के वर्ड और सेंटेंस क्या मैसेज देना चाहते हैं उसको क्लियर करना है। पेशेंट जो वर्ड से मैसेज देना चाहता है उसको क्लियर करना है, सिंपल सी बात की कहना क्या चाहते हो उसका मीनिंग निकालना है हमको, कि जो पेशेंट ने कहा उसका मीनिंग निकालना है कि आर यू थिंकिंग ऑफ किलिंग ऑफ योरसेल्फ। पेशेंट बता रहा है कि अब जल्दी ही मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, तुम्हें भी और किसी को भी, इसका मतलब है मुक्ति लेने का प्लान बनाया है उसने। तो सीधा सीधा पूछेंगे क्या प्लान है, प्लान है कुछ अच्छा प्लान रखना है 999 वाला। हाँ हो गया, एक में लेना है क्लेरिफिकेशन, दूसरे में जो पेशेंट मैसेज देना चाह रहा है उस मैसेज को रिपीट करना है। पेशेंट का सेंटेंस का मैसेज क्या है उस मैसेज को लेकर क्लियर करना है। पेशेंट बता रहा हूँ अगर कि अब मैं और किसी को भी परेशान नहीं करूंगा, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, इसका मतलब सीधा सीधा मैसेज देना चाह रहा है, तो उससे पूछना है कि क्या आपने कुछ प्लान बनाया है क्या। तो वहीं सीकिंग क्लियरिफिकेशन में क्या करना है, क्लियरिफाई करना है जो चीज क्लियर नहीं है उसको। तो पेशेंट को बताओगे कि मुझे समझ में नहीं आया जो आप बता रहे हो, तो पेशेंट ऑटोमेटिक वापस क्लियर करेगा। क्लियर करूँ क्या वापस, अरे वापस क्लियर करूँ, सुनी मेरे लड़कियां तो, इतना लिखोगे तो सुनोगे कब, वैसे सुन सकते हैं पर तुमने डिसाइड किया है एक टाइम एक ही काम। आंखें इतनी लाल कैसी है भाई राहुल, हैं हैं भयंकर लाल हो रखी है। हो गया अभी के, हो गया क्या, नहीं, तो कुछ लोगों ने कैसे लिख लिया भाई। अरे पेशेंट से क्लियरिफिकेशन लेना है एक में, दूसरे में क्या करोगे कि पेशेंट के वर्ड और सेंटेंस मैसेज क्या देना चाह रहा है, जो मैसेज देना चाह रहा है वो मैसेज क्लियर करना है, ये कहलाता है इम्प्लाइड, है इम्प्लाइड या वर्बलाइजिंग द इम्प्लाइड। किस खुशी में फोड़ा गया है भाई, क्या हुआ, तो किसने बोला आ रहा, कैसे पता चला, फटा कैसे, फालतू कुछ मत बोलते, हो सकता है ना आए। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिंग, पता नहीं मुझे भी अभी वो लड़का आया नहीं अभी तक, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग क्या है कि
referring back the patient statement in the form of question. पेशेंट ने जो बोला उसको क्वेश्चन फॉर्म में पेशेंट से पूछना है, क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टिंग कहलाएगा। पेशेंट कह रहा है आई थिंक आई शुड लीव नाउ, पेशेंट कह रहा है कि आई थिंक आई शुड लीव नाउ, तो आप उसको कैसे कहोगे? क्वेश्चन फॉर्म में कहोगे कि डू यू थिंक यू शुड लीव नाउ। तो पेशेंट का जो सेंटेंस है उसको वापस क्वेश्चन फॉर्म में पेशेंट से पूछना क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टिंग कहलाएगा। रिफ्लेक्ट कर पाओगे कि जो पेशेंट ने बोला उसको क्वेश्चन फॉर्म में पेशेंट से वापस पूछना रिफ्लेक्टिंग कहलाएगा। फिर आता है रीस्टेटिंग। रीस्टेट करना है यानी कि रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ पेशेंट टू रिमाइंड देम ऑफ व्हाट दे सेड एंड लेट देम टू नो दे आर हर्ट। ये कैसे क्यों करना है? रीस्टेट करना है, पेशेंट ने जो कहा उसको रिपीट करेंगे ताकि पेशेंट को भी लगे कि तुमने सुना। जैसे मैं तुमको बोलता हूँ अभी बताओ मैंने क्या बोला था, रिपीट करके बताओ, तो ये रीस्टेटिंग है कि जो अभी मैंने बोला उसको वापस रिपीट करो। इसका मतलब रीस्टेटिंग क्या है? रीस्टेटिंग है। रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ पेशेंट टू रिमाइंड देम ऑफ व्हाट दे सेड एंड लेट देम टू नो दे आर हर्ट। पेशेंट को भी रियलाइज होगा कि आप ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो। पेशेंट कह रहा है आई कांट स्लीप, आई स्टे अवेक ऑल नाइट। पेशेंट कह रहा है मैं सो नहीं पाता, पूरी रात जगा रहता हूँ, पूरी रात जगा रहता है, सारी रात है? तो आप क्या कहोगे? यू कांट स्लीप एट नाइट, यू कांट स्लीप एट नाइट। सो पा रहे हो तुम तो ना, नींद तुम्हारा फेवरेट काम, सो तुम कहीं भी सकते हो। फेवरेट प्लेस सोने का क्लासरूम। अरे शुतुरमुर्ग तुम चारों क्या गुटरू कर रहे हो उधर? वो पीछे कहां देख रहा है शुतुरमुर्ग? तुम ही कह रहा, तुम ही कोई कह रहा हूं मैं। नहीं, दोनों लड़कियों की गर्दन उधर थी और तुम गुटरू कर रहे थे। देख रहे, वो भी देख रहे, समझ गए? नहीं तो समझे नहीं। तो रिफ्लेक्ट क्या करोगे भाई? रिफ्लेक्ट वो करेंगे कि जो पेशेंट ने बोला उसको क्वेश्चन फॉर्म में पूछेंगे। रीस्टेट में क्या है? रिपीट करेंगे। क्या करना है? रिपीट करना है सेम वर्ड को, सेंटेंस को। तो आई कांट स्लीप, आई स्टे अवेक ऑल नाइट, तो आपको बोलना है यू कांट स्लीप एट नाइट। इसका मतलब तुम जगह हुई हो, तो रात में सोया नहीं इसका मतलब जगह हुआ ही है ना, या सोया हुआ नहीं है इसका मतलब कुछ और है। भाई कोई सोया हुआ नहीं है इसका मतलब जगह हुआ है। समझे नहीं तुम फिर से? रिफ्लेक्ट में क्या करोगे कि पेशेंट के स्टेटमेंट को क्वेश्चन फॉर्म में वापस पूछोगे। क्या करना है कि पेशेंट ने जो बोला वो क्वेश्चन फॉर्म में पेशेंट से पूछोगे। पेशेंट ने जो सेंटेंस बोला उसका क्वेश्चन बना के पेशेंट पे फेंक देने का, वही है। दूसरा है रीस्टेट करना है। रीस्टेट में क्या करोगे? रिपीट करोगे। पेशेंट जो बोला उसको रिपीट बोला उसको रिपीट करना है, जिससे पेशेंट को भी लगे कि तुम ध्यान से सुन रहे हो, तुम ध्यान से सुन रहे हो। सुन रहा हूं मैं। हो गया? सुन लिया? क्या होगा भैया? सिर्फ उन्हीं को बताएगी क्या? उनको बता दो वो करके। हो गया भाई? हो गया भाई? आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन कैसे पूछोगे? ओपन एंडेड पूछोगे। कैसे पूछोगे? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्यों पूछना है? कि डिटेल में जान सके, डिस्कशन की और डेप्थ में जा सके, पेशेंट से अंदर से और कुरेद के बाहर निकला सके। इसके लिए हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। हाउ डिड यू फील व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू दैट यू आर रेडी फॉर डिस्चार्ज? अब उसकी पूरी फीलिंग जाननी है, तो सीधा सीधा है कि आपको कैसे लगा जब आपको बोला कि आपकी छुट्टी जल्दी होगी। तो वो अपने पूरे इमोशंस फीलिंग जो भी है वो बताएगा खुल के। एम्पैथी दिखानी है, एम्पैथी। रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेजिंग पेशेंट फीलिंग। पेशेंट की फीलिंग को समझते हुए उसके जैसा फील करना है। उसके जैसा फील करना क्या कहलाता है? एम्पैथी कहलाता है। सिंपैथी इज सम हाइडर फॉर्म है। जस्ट फीलिंग सैड फॉर समवन इज नोन एज सिंपैथी। एम्पैथी
मतलब है मोर सीरियस वर्जन ऑफ सिंपैथी है, जिसमें पेशेंट जैसा फील कर रहा है उसकी जगह रख के खुद को फील करना क्या कहलाता है? सिंपैथी। पुटिंग इनटू समवन एल्स शू, इसका मतलब है कि किसी और के जूते में अपने पैर को फिट करना, वैसे ही किसी और की जगह रख के उसके जैसा फील करना क्या कहलाएगा? एम्पैथी। तो नर्स शुड बी ऑलवेज एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पेशेंट, ये भी बात याद रखना है। उसके बाद फोकस 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 सेट करना है, फोकस। तो परस्यूइंग ए टॉपिक अंटिल इट मीनिंग और इंपॉर्टेंस इज क्लियर। अरे जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो पूरा ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए, तब तक उसी टॉपिक पे फोकस रखवाना है पेशेंट को। लेट अस टॉक मोर अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज। अगर पेशेंट कोई बात कर रहा है, दूसरी बात कर रहा है, पहले अपने कॉलेज के फ्रेंड और फ्रेंड्स के बारे में बातें चर्चा चल रही थी, धीरे से उसने दूसरी बात छेड़ दी, तो आपको वापस उसको फोकस कराना है कि लेट क्लियर, पहले दोस्त के बारे में बताओ, कॉलेज फ्रेंड्स के बारे में बताओ, पहले उसके बारे में क्लियर कर ले। तो ये क्या है कि पेशेंट जब भटक जाएगा तो उसको वापस फोकस कराना है, जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे उस टॉपिक पे फोकस करना है। अच्छा, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, एम्पैथी रखेंगे और फोकस बनाए रखना है, फोकस। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग फोकस कर पा रहे हो तुम? अरे फोकस हो रहा है कि नहीं, या बीच में बंद करके रील देख रहे हो? देख रहे हो, फोकस कर रहे हो बच्चे? आशीष, रजनी, अरे बेटी रजनी क्या हुआ? कहाँ बातें कर रहे हो बे, सोच लगा रहे हो गया भाई? ओपन क्वेश्चन पूछेंगे, इसके अलावा एम्पैथी रखनी है, इसके अलावा फोकस रखना है। पेशेंट ने जो बोला उसको क्वेश्चन फॉर्म में वापस पूछना क्या कहलाता? अभी तो लिखा 2 मिनट पहले है क्या? हाँ, रिफ्लेक्टिंग। याद कौन करेगा भाई? छोड़ो। नेक्स्ट, लिमिट सेट करना है, सेटिंग द लिमिट। लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है कि डिस्करेजिंग नॉन प्रोडक्टिव फीलिंग एंड बिहेवियर एंड एनकरेजिंग प्रोडक्टिव वन। बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा अननेसेसरी यूं ही बातें कर रहा हूँ, तो लिमिट सेट करनी पड़ती है। जैसे कभी कभी तुम बालक भी ज्यादा हाइपर हो जाते हो, तो थोड़ी सी तो लिमिट सेट करनी पड़ती है ना। तो लिमिट सेटिंग है कि भाई बस यहाँ तक ठीक है, इससे ज्यादा ठीक नहीं है ना। तो ये लिमिट सेट करना जरूरी है पेशेंट के बिहेवियर पे। प्लीज स्टॉप नाउ, इफ यू वांट आई विल आस्क यू टू लीव द ग्रुप एंड गो टू योर रूम। वो थेरेपी चल रही थी, मैंने वाला पेशेंट थोड़ा हाइपर एक्टिव हो गया, वैसे मैंने वाला ग्रुप थेरेपी ले नहीं पाता है, बट कोई भी पेशेंट था जो ग्रुप में हाइपर एक्टिव हो रहा है, बार बार बीच में बोल रहा है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या कहोगे? लिमिट सेट करोगे ना, कैसे कि भाई बस, अदरवाइज जाओ और अपने कमरे में चले जाओ, वार्ड में चले जाओ, बेड में चले जाओ। तो लिमिट सेट करना है। हो गई लिमिट, पूरी हो गई। तो लिमिट सेट करना है, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी बिहेवियर इमोशंस को डिस्करेज करना है, और प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव एक्टिविटी इमोशन और बिहेवियर को प्रमोट करना है। पेशेंट को बोलना है बस सर भाई इतना बहुत है, वरना अपने कमरे पे जाओ, अपने बेड पे जाओ, इतना ही करना है, बस बस बस। ये लिमिट सेटिंग है। हो गया? कितना है, बताओ भाई, पहले पढ़ तो ले बे। तुम चुप रहोगे, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा, बालक पीछे वाले बालक नहीं बोलेंगे आज। बालकों तुम शांत रहना। A client experiencing disturbed thought process believe that food is being poisoned. Which communication technique would the nurse use to encourage the client to eat? कौन सी कम्युनिकेशन की टेक्निक जिससे पेशेंट को मोटिवेट करने की खा ले भाई? ऑप्शन, यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड साइलेंस। दूसरा है शेयरिंग पर्सनल प्रेफरेंस रिगार्डिंग फूड चॉइसेस, खा लो ना इडली है बहुत अच्छी लगती है मुझे भी, मैं भी खाती हूँ, मुझे पसंद है, ऐसे बताओगे क्या? तीसरा, डॉक्यूमेंट कर देंगे कि नहीं खा रहा, लिख दो नहीं खा रहा, पेशेंट मना कर रहा है। चौथा, ऑफरिंग ओपिनियन अबाउट द नेसेसिटी ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, अरे खा लो, खाना कितना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, ऐसे बताओगे क्या? तो क्या करोगे? हाँ, ओपन एंडेड क्वेश्चन और साइलेंस।
अगर कुछ बोलोगे तो ओपन एंड क्वेश्चन का इस्तेमाल करोगे, बाकी पेशेंट बोल रहा हो तो साइलेंस का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा और इंटरवेंशन क्या करोगे, कैसा खाना दोगे इसको, पैकेज फूड। जब भी पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसके खाने में जहर है, पहले तो ये खाने में जहर वाली फीलिंग क्या कहलाएगी, ये कौन सा डिल्यूजन है, डिल्यूजन और परसिक्यूशन है। ये कौन सा है, डिल्यूजन और परसिक्यूशन। तो डिल्यूजन और परसिक्यूशन है। अब यहाँ आपको देना क्या है, खाना पैक्ड फूड देना है। क्या देना है, देना है पैक्ड फूड देना है, या पेशेंट खुद ओपन करेगा, आप खोल के दे दो उसके सामने। अगर पेशेंट खुद कर पा रहा है तो खुद खोल के खा लेगा, टेस्ट करके नहीं देना है, खा लो ना, अच्छा है मैं भी खाती हूँ, ऐसा मैं भी खाती हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा ही करना है। वन मोर, वन मोर, the nurse visit the client at home. The client said that I haven't slept at all the last couple of nights. This therapeutic response would the nurse make. पेशेंट बोल रहा है पिछले कई रातों से मैं सोया नहीं, बिल्कुल नहीं सोया हूँ। अब क्या करोगे मैं, ऐसा रियली, व्हाई हैवंट यू बीन एबल टू स्लीप, क्यों नहीं सो पा रहे हो, पूछोगे क्या। समटाइम आई हैव ट्रबल स्लीपिंग टू, कोई बात नहीं, चलता है, मुझे भी कई बार नींद नहीं आती, ऐसा कहोगे क्या। या फिर टेल मी मोर अबाउट योर स्लीप पैटर्न। अब बताओ भाई साहब, अरे भैया तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है क्या होगा, कुछ तो लग रहा होगा। बी, अच्छा डी, क्यों भाई, अरे बी क्यों नहीं होगा, है हाँ, वाई क्वेश्चन इज ऑलवेज नॉन थेरेपेटिक, क्यों नहीं पूछना है, हर चीज में क्यों नॉन थेरेपेटिक होता है, तो ऑलवेज अवॉइड वाई क्वेश्चन। वाई क्वेश्चन हमेशा नॉन थेरेपेटिक होते हैं, ये नहीं पूछेंगे, आपको तो सिर्फ खरीदना है उसको, क्या टेल मी मोर एक्सप्लोर, क्या ये टेल मी मोर एक्सप्लोर कराना है, ताकि वो डिटेल में और बताए कि नींद काहे नहीं आ रही है। तो आप जब टेल मी मोर एक्सप्लोर करोगे तो अपने आप बता देगा नींद क्यों नहीं आ रही है, तो आपको क्यों नहीं करना है, ठीक बात है। तो टेल मी मोर अबाउट योर स्लीप ओवर द पास्ट फ्यू नाइट्स, ये मोस्ट थेरेपेटिक रेस्पॉन्स कहलाएगा। अब नॉन थेरेपेटिक टेक्निक्स का है, नॉन थेरेपेटिक्स जो कम्युनिकेशन को हैम्पर करती है, पेशेंट फ्रीली थॉट फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अगर आपने ऐसा किया तो वो इन चीजों को अवॉइड करेंगे। गिविंग एडवाइस, अननेसेसरी एडवाइस में एडवाइस दिए जा रहे हो, अच्छा पेशेंट बता रहा मुझे नींद नहीं आती काफी रातों से, तो भाई साहब ऐसा क्यों नहीं करते, तुम गोली ले लो नींद की, नहाने से पहले थोड़ा गर्म दूध पी लो, नींद की गोली ले ले, सो जाओ, म्यूजिक सुना करो, ऐसे एडवाइस पे एडवाइस दिए जा रहे हो, वो नहीं करना है। पहले पूरी बातें सुनने का, अननेसेसरी एडवाइस अवॉइड करना है। इसके अलावा टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, कोई बात नहीं तुम्हें नींद नहीं आती तो क्या हुआ, मुझे भी तो नहीं आती कई बार, खुद के बारे में वहां तो लगना नहीं है, सुनो फटाफट, चलता है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, ये नहीं बोलना है, ये नॉन थेरेपेटिक है। इसके अलावा टेलिंग क्लाइंट इज रॉन्ग, पेशेंट को बार बार ये नहीं बोलना है तुम गलत हो तुम गलत हो, पेशेंट बता रहा है डिल्यूजन है हेलुसिनेशन है, तो आपको ये नहीं बोलना है, आपको ये बोलना है हाँ हो सकता है आपको सुनाई दे रही है आवाज है बट मुझे नहीं दे रही, इसमें आप पेशेंट को भी गलत नहीं ठहरा रहे और रियलिटी भी प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये थेरेपेटिक होगा। ऐसे नहीं बोले नहीं कहा क्या आवाज है, कोई आवाज नहीं, ऐसे नहीं बोलना है वहां। फिर एंटरिंग इनटू हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन ऑफ पेशेंट, अब पेशेंट को हेलुसिनेशन डिल्यूजन हो रहे थे तो उसमें कूद पड़े, हाँ ऐसी आवाज है होती है ना, रात में सोते सोते मुझे नहीं सुनाई देती, कभी ऐसे कोई गाना गा रही है हम जो तुम, तो पेशेंट का डिल्यूजन और हेलुसिनेशन में घुसने का नहीं है, फॉल्स रीएश्योरेंस नहीं देना है, झूठे वादे नहीं करने, अरे सब ठीक हो जाएगा है? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर देंगे, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, कल से तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, ऐसे वादे नहीं करने हैं, फॉल्स रीएश्योरेंस नहीं करना है, ऑलवेज रियलिस्टिक प्रॉमिस करना है, और जो प्रॉमिस किए हैं उनको निभाना है, यानी कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। इसके अलावा गिविंग अप्रूवल, गिविंग अप्रूवल का मतलब क्या है, गिविंग अप्रूवल, अरे मैं बोल रही हूँ ना ये सही है बिल्कुल, ये गिविंग अप्रूवल है, अब मैं बता रहा हूँ तुमको ऐसा करो यही सही है, हर चीज में ऐसा वाला जरूरी नहीं है कि तुम अप्रूव कर रहे हो तो वो सब सही है, ऐसा नहीं करने का। फिर आस्किंग व्हाई क्वेश्चंस, वाई को छोड़ दो, क्यों 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 है, ये क्यों बहुत गलत है। इसके अलावा पेशेंट जो बात कर रहा है उसका सब्जेक्ट फट से चेंज कर दे रहे हो, वो भी गलत है, अगर तुम सब्जेक्ट चेंज करोगे तो पेशेंट को लगेगा कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, दूसरी बात करना चाहते हो, इसलिए पेशेंट तुमको वो बात बताएगा नहीं। इसके अलावा कोई गलती है किसी की तो बस उसकी तरफदारी में जुटे पड़े हो, हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, टीम बहुत अच्छी है, तुम दोनों बिल्कुल अच्छी नहीं हो जो बात कर रही हो। अरे बेटा सर पे हाथ यूं रखने से बात करते हुए दिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन ले रखे यूं, ये नॉन थेरेपेटिक टेक्निक्स याद कर लो भाई, क्वेश्चन कैसे ला सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन थेरेपेटिक टेक्निक एक्सेप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन थेरेपेटिक टेक्निक एक्सेप्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज थेरेपेटिक टेक्निक एक्सेप्ट, कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए कौन थेरेपेटिक है कौन नॉन थेरेपेटिक है। जो भी टोकना रोकना एडवाइस देना वाई क्वेश्चन ये सब नॉन थेरेपेटिक होगा, अननेसेसरी एडवाइस राय देना, सजेशन ठोक देना,
खुद के बारे में बातें करने लग जाना, पेशेंट बोले तुम गलत हो, ये सब नॉन थेरेप्यूटिक। सब ठीक कर दूंगा मैं, अब ये भी नॉन थेरेप्यूटिक है। इसके अलावा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, टीम बहुत अच्छी है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, और अब तुम ठीक हो ही जाओगे, ये भी फॉल्स रीएश्योरेंस है और ये नॉन थेरेप्यूटिक है, ये नॉन थेरेप्यूटिक होगा। हो गया? अरे हुआ क्या? अब देखो, अब तुम्हारी मर्जी हो तो लिखना, जो अलग आए वो लिखना, ठीक है? अब सिर्फ सुनना, फोटो ले सकते हो, सिर्फ सुनना, कुछ अलग आएंगे। ऑफरिंग सेल्फ तुमको पता है, ऑफरिंग सेल्फ का मतलब है पेशेंट को रियलाइज करना कि आप अवेलेबल हो उसकी हेल्प करने के लिए, क्या कहलाएगा? ऑफरिंग सेल्फ कहलाएगा। यहाँ क्या होगा ना, कन्विंस द पेशेंट दैट शी इज पेशेंट दैट शी इज अवेलेबल फिजिकली एंड इमोशनली, वो उधर है तुम्हारी मदद करने के लिए, मैं हूं ना इधर, ये क्या कहलाएगा? ऑफरिंग सेल्फ कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, आई एम हेयर फॉर यू, आई एम सिटिंग हेयर, फिर नोटिंग हेड है, जब पेशेंट कुछ बोल रहा हो तो मतलब आप सुन रहे हो, आप अवेलेबल हो, ये सारी टेक्निक्स क्या कहलाएगी? ऑफरिंग सेल्फ कहलाएगी। फिर दूसरा ब्रॉड ओपनिंग, तुमको पता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, उसमें ब्रॉड ओपनिंग मिलेगी जिससे पेशेंट और खुल के बता सकता है। तीसरा साइलेंस का इस्तेमाल करना, साइलेंस इज बहुत जरूरी, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए चुपचाप सुनने का है, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर सबको ऑब्जर्व करते हुए चुपचाप सुनने का है, बीच में कर सकते हो, गर्दन हिला सकते हो, बोलने का नहीं है, बीच में नहीं बोलने का, ठीक बात है? और जब पेशेंट बोलते बोलते रुक रहा हो तो उसको टाइम देना है, टोकना नहीं, हाँ बोलो बोलो, ऐसे नहीं, अरे बोलेगा, वो सोच रहा है, सोच के बोलेगा, तो तब तक धैर्य धारण करते हुए चुप रहना तुमको भी, ठीक बात? हाँ। इसके अलावा और क्या देखोगे? ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको पता है, ओपन एंडेड पूछना है। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्शन वही है भाई कि इट फोकस on the client conversation and feeling associated with them, repeating the client word in order to promote further expression, lets the client know nurse is actively listening। पता चलेगा, सेम सेंटेंस वापस क्वेश्चन पूछोगे या सेम सेंटेंस बोलोगे तो पेशेंट को पता चलेगा कि तुम भी सुन रहे हो, तुम भी ध्यान देके सुन रहे हो। फिर रीस्टेट करना है, रीस्टेट में क्या है? रिपीट करना, क्या करना है? रिपीट करना है। इसको हम पैराफ्रेजिंग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो? पैराफ्रेजिंग बोल सकते हैं। तो रिपीटिंग और पैराफ्रेजिंग क्लाइंट मेन आइडियाज, उसके मेन आइडियाज को रिपीट करना है। It encourages further dialogue, give client opportunity to explain and elaborate। Example देखो, पेशेंट बोल रहा है, I told the doctor that I am having pain in my stomach, but he didn't listen to me। पेशेंट बोल रहा है, मैंने डॉक्टर को बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बट उसने सुना नहीं, बट उन्होंने सुना नहीं, तो आपका रेस्पॉन्स क्या होगा? It seems you are angry at him। इसका मतलब वही है, पेशेंट बता रहा है ना, मैं कब से बोल रहा हूँ मेरे पेट में दर्द है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा, डॉक्टर नहीं सुन रहा। इसका मतलब आपको क्या आइडिया लगाना है? अरे गुस्से में लग रहे हो, अच्छा आप गुस्से में लग रहे हो, ये पूछना है आप गुस्से में लग रहे हो। फिर पेशेंट कहेगा, आई एम हैविंग ए बैड पेन दैट इज इन स्टमक, तो नर्स क्या कहोगे? पेशेंट बता रहा है बहुत दर्द है मेरे पेट में, तो तुम क्या कहोगे? यू आर हैविंग ए पेन इन स्टमक। क्वेश्चन फॉर्म में वापस, तो क्वेश्चन फॉर्म में वापस रीस्टेट करने का मतलब यही है कि आप उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, ठीक बात? तो ध्यानपूर्वक सुना तुमने भी, ठीक बात है। एक्सप्लोर पता है तुमको? एक्सप्लोर, टेल मी मोर, एक्सप्लोर टेल मी मोर है भाई, टेल मी मोर अबाउट हाउ यू फील व्हेन यू आर अलोन इन योर रूम। कैसा लगता है जब आप अकेले होते हो? कैसा लगता है? खराब लगता है ना? हाँ। फिर रिकॉग्निशन क्या है? रिकॉग्निशन जो नहीं आया है उसको लिख सकते हो। रिकॉग्निशन क्या है? पॉइंटिंग आउट वन थिंग इन कन्वर्सेशन। रिकॉग्नाइज करना, किसी एक चीज को पॉइंट आउट करना है कि पॉइंट आउट कैसे करोगे? आई नोटिस दैट यू बिकम एंग्री व्हेन समवन आस्क अबाउट, या यू हैव केप्ट फोटोज ऑफ टू चिल्ड्रन। यानी कि किसी चीज को पॉइंट आउट करना क्या कहलाता है? रिकॉग्निशन कहलाता है। जैसे रिकॉग्नाइज कैसे किया कि नोटिस करना है, पॉइंट आउट करना है। मैंने नोटिस किया कि तुम गुस्सा हुए थे उस टाइम जब तुम्हारे बच्चों के बारे में पूछा था या बीवी के बारे में पूछा था, तो मैंने देखा तुम गुस्सा हुए थे, तो ये पॉइंट आउट करना है, हाईलाइट करना है, ये क्या कहलाता है? रिकॉग्निशन कहलाएगा। फिर आता फोकस, तुमको पता है, क्वेश्चन और स्टेटमेंट दैट हेल्प क्लाइंट टू डेवलप और एक्सप्लेन एन आइडिया, डायरेक्ट कन्वर्सेशन टुवर्ड की टॉपिक्स। भटकने नहीं देना है, फोकस रखना है, भटकने नहीं देना है, फोकस्ड रखना है। फिर डायरेक्ट करना, डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? कमेंट इलिसिट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट इज यूज्ड टू कलेक्ट असेसमेंट डाटा, नॉट टू सैटिस्फाई नर्सेस क्यूरियोसिटी। यानी समझना है, एग्जांपल के तौर पे देखो, पेशेंट कह रहा है, दे टोल्ड मी आई नीडेड टू सी ए स्पेशलिस्ट। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा कि व्हाट मेड देम से दैट टू यू? आपको ऐसा, उनको ऐसा क्या लगा कि उन्होंने आपको ऐसा कहा? और व्हेन वर यू टोल्ड दिस, और हाउ डू यू फील अबाउट सीइंग अनदर डॉक्टर? आपको कैसा लगेगा या कैसा सोचते हो आप दूसरे के डॉक्टर को दिखाने के लिए या दिखाने के बारे में, आप क्या सोचते हो? ये डायरेक्टिंग है, यानी कि गाइडेंस करना है। पेशेंट जो बता रहा है उसको गाइड करना है, उसको गाइड करना है उसी वे में कि उन्होंने बोला मुझे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, तो आप गाइड कैसे करोगे? उसको पेशेंट पूछोगे आपको आप क्या सोचते हो कि दिखाना चाहिए स्पेशलिस्ट को या दूसरे डॉक्टर के बारे में दिखाने के बारे में आप क्या सोचते हो? ये क्या कहलाएगा? डायरेक्टिंग कहलाएगा। तो लिख लिया क्या? डायरेक्टिंग पहले आया था क्या? हाँ, तो डायरेक्टिंग लिख लो, रिकॉग्निशन लिख लो। यानी कि पेशेंट जो सोच रहा है या उसकी जो जरूरत है, उसकी जो फीलिंग है, उसको गाइड करना है, वो डायरेक्टिंग कहलाएगा। राहुल, तुम एक बार नीचे जाके वो अर्जुन नाम के लड़के से पूछो, समस्या का क्या हुआ? तुम्हें कोई खबर नहीं है? अबे ना, अबे ना
ना है तो भी बताता तो सही आके, डांट ना उसको मेरी तरफ से। अर्जुन, वो जो पतला सा लड़का गेट पे बैठा था या अंदर ऑफिस में होगा, कहीं ना कहीं दिख जाएगा तुझे, उसको पूछना कि क्या हुआ भाई, आके बताया नहीं। हाँ हाँ, अगर उसने नहीं बताया इसका मतलब तुम लोग लग रहा है, क्योंकि वो गिनने भी तो नहीं आया तुम लोगों को, पूछने थोड़े आया कितने हैं कितने लोग हैं, कितने लोग, तो 150 ज्यादा हो गया, आज ज्यादा है शायद 200। कोई मेरे आज नहीं आया तो कल खिला देंगे, अब जब मैंने खिलाने का मन बना लिया तो खिला ही दूंगा। एक्सप्लोर, टेल मी मोर। रिकॉग्नाइजेशन में, रिकॉग्नाइजिंग में पॉइंट आउट करना है, फोकस में पेशेंट को फोकस रखना है, डायरेक्टिंग में पेशेंट अगर कोई नीड हेल्प चाह रहा हो उसको गाइड करना है। नॉन थेरेपेटिक में नहीं लिख लेना तुम्हें, ये थेरेपेटिक में ही लिखना है। नॉन में लिखा, कोई बात नहीं, ऐसे ब्रैकेट बना के ऐसे लिख देना, थेरेपेटिक टेक्निक्स लिख लो रे, मक्खिया मत मारो, जिसने लिखा है वो पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े। पढ़ोगे तो जानोगे कि जे का हो गया है। कन्फ्रंटिंग करके बताओ मेरे को, कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा। बताओ बेटा, तुम बताओ, कोई भी बता दो, कन्फ्रंटिंग क्या होता है। पढ़ने की आवाज क्यों आ रही है ये? अरे कन्फ्रंटिंग का मतलब है रियलिटी प्रेजेंट करना है, और रियलिटी प्रेजेंट कैसे करोगे, जब उसको टोकोगे कि भाई ऐसा लग नहीं रहा, पेशेंट बता रहा है आज दुखी हूँ, हा हा हा, इससे मतलब तुम दुखी नहीं लग रहे भाई, हंस रहे हो, एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा आज दुखी हो, तो ये क्या है, टोकना, कन्फ्रंटेशन कहलाता है, वर्किंग फेज में यूज किया जा सकता है। हो गया भाई ये दोनों के, हो गया क्या, नहीं वाली को फटाफट लिखो। अरे आज भी नहीं होने दोगे क्या? नहीं, आज तो हो जाएगा, आज तो हो ही जाएगा और जल्दी ही होगा, फटाफट करो फटाफट करो। हो गया, कब हो गया है? अरे क्या खबर लाए हो? अरे क्या ही खबर लाए फिर से अधूरी खबर ले आए तुम, सस्पेंस में रह गया मामला कि बाहर गया और फोन उठा नहीं रहा है, क्या वो बाहर समोसा लेने गया है? ठीक है, आएगा तो खा लेंगे वरना कल देखेंगे, ठीक है चलो। वर्बलाइजिंग इंप्लाइंग तुमको पता लिखा हुआ है कि टू मीनिंग ऑफ वर्बल देखना है हमको, वही ऑब्जर्वेशन रखना है, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्लेरिफिकेशन लेना है, क्लेरिफाई, मुझे समझ में आया जो आप कहना चाह रहे हो, वो क्लेरिफिकेशन कहलाता है, ये तीनों लिखे हुए। ये ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा, ऑब्जर्वेशन लिखने 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 वर्ड से पता चल रहा है, ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन है। कन्फ्रंटिंग, कन्फ्रंट करना, देखो व्हेन नर्स सी डिफरेंस इन बिटवीन वर्ड एंड एक्शन, ये लाइन भी लिख लो ताकि कन्फ्रंट तुमको इजीली समझ में आएगा कि भाई साहब डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड एक्शन, शी ट्राई टू गेट एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द पेशेंट, नर्स मेक रियलाइज द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट एंड एनकरेज चेंज। पेशेंट को देखो वही है कि पेशेंट बता रहा है आउट ऑफ एंगर आई बीट हर, स्टार्टेड विद स्माइलिंग, नर्स सेड यू बीट हर येट यू आर स्माइलिंग, वो बता रहा है गुस्से में मैंने पीट दिया और फिर हंस रहा हो, तो लग नहीं रहा ना, गुस्से में कहां लग रहा था, तो स्माइल कर रहा है भाई। तो आपको कन्फ्रंट करना है, टोकना है, फिर लिमिट सेट करना है, लिमिट सेट बताया तुमको, नॉन प्रोडक्टिव गलत बिहेवियर गलत एक्टिविटी के लिए पेशेंट के लिमिट सेट करना है कि बस भाई इतना ही अलाउड है, इससे आगे नहीं। अगर कोई पेशेंट पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका थेरेपेटिक रेस्पॉन्स क्या होगा? इतने तेजस्वी लोग हैं, लोगों को तो सुना ही नहीं दिया, उससे पहले रेस्पॉन्स आ गया उनका, अभी भी बहुत सारे लोगों ने पता चला कि मैंने क्या पूछा और आंसर क्या था। तो तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हें विश्वास दिलवा दो।
फिर बालिका बता दिया यार, पड़ोसी ने बता दिया, अब तो इतनी देर हो गई। छोड़ो, कोई नहीं। जब भी पेशेंट अगर किसी से पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या करना है, लिमिट सेट करना है ना, पर्सनल नहीं प्रोफेशनल, पर्सनल नहीं रहना है, प्रोफेशनल रहना है। हो गया। तो भाई साहब क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएंगे 3-4, उसके बाद शायद खत्म ही हो जाएगा। आप बताओ, ध्यान से देखो, ये ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आंसर देना है। बालक तुम तो चुप रहना है, क्योंकि तुम बोलते हो तो ये उम्मीद हार के और क्वेश्चन भी नहीं पढ़ती है लड़कियां आगे, इसलिए तुम लोग नहीं बोलोगे। Which term refers to the science that deals with the promotion of mental health and prevention of mental illness through the application of psychiatric and psychology? तो बताओ, ये तुमको लिखना भी है, ये क्वेश्चन लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है। अब सोचो और बताओ कुछ क्या पूछ रहा है कि which term refers to the science that deals with the promotion of mental health, prevention of mental illness through the application of psychiatric and psychology? अरे साइकियाट्रिक एंड साइकोलॉजी के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए मेंटल हेल्थ को प्रमोशन करना और मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना क्या कहलाता है? मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन, बेसिक साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, बेसिक साइकोलॉजी क्या है? अप्लाइड साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी है जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बेसिक साइकोलॉजी, बेसिक जो साइकोलॉजी के फंडामेंटल थ्योरीज रूल्स वो है, उसके बारे में स्टडी करना, वो बेसिक साइकोलॉजी है। अप्लाइड में प्रैक्टिकल क्लिनिकल बेस्ड साइकोलॉजी है। मेंटल हाइजीन क्या है और मेंटल हेल्थ क्या है? अब इन दोनों में से एक आंसर है, अब बता दो। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है? मेंटल हेल्थ तो सबको पता है, ये मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन तो है नहीं। मेंटल हेल्थ कोई साइंस नहीं है, मेंटल हेल्थ कोई साइंस थोड़ी है। सर मेंटली हेल्थी कौन? जो एडजस्टमेंट कर सकता है बॉडी माइंड स्पिरिट और एनवायरमेंट का बैलेंस, मेंटली हेल्थी है। तो ये मेंटल हाइजीन है। मेंटल हाइजीन का मतलब है साइकेट्रिक और साइकोलॉजी के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना एंड मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना। क्या कहलाएगा? मेंटल हाइजीन। अब लिख लो हेडिंग को, मेंटल हाइजीन। और मेंटल हाइजीन उसके आगे डेफिनेशन लिखो। मेंटल हाइजीन रेफर्स टू, यहां से लिखो पूरा कि मेंटल हाइजीन रेफर्स टू ए साइंस दैट डील्स विद प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्रिक एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। सोन पपड़ी है क्या? तो क्या है ये? बत्ती? वाह जी वाह, धन्यवाद। लिख लिया? क्या कर ले भाई? हाँ, तो मेंटल हाइजीन क्या है कि साइकेट्रिक और साइकोलॉजी के प्रिंसिपल का यूज करते हुए मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना और मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करने के साइंस को हम क्या कहेंगे? मेंटल हाइजीन कहेंगे। बताओ बेटा, फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक कौन था? तुम थे शुरू से? मैंने बेटा से पूछा, तुम मेरी बेटी हो? हाँ बताओ बेटा। ना जी ना, इंडियन बेटा, इंडियन पूछा मैंने। जॉन क्रिश्चियन रेल तो इंडियन नाम ही नहीं है ना बेटा, इंडियन नाम बताओ। हुँ? हुँ? बेटी तुम बताओ, बेटी पुष्पा बताओ। कुछ समझा नहीं। अरे कौन है? डॉक्टर विद्यासागर है। अरे तुम्हारी हालात में नाजुक है भाई। अमेरिकन का कौन है बेटा? अमेरिकन का कौन है? अरे जॉर्ज बुश अमेरिका के प्रधानमंत्री, अरे राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो वैसे ही बुश। और कौन है? बेंजामिन रस। आज अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए, वो कौन है? आज डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, डोनाल्ड ट्रंप बन गया प्रेसिडेंट। आज रिजल्ट आया ना, कमला हैरिस हार गई, वो जीत गया डोनाल्ड ट्रंप। जीके का क्वेश्चन था, एक नंबर का तुम्हारे लिए। हाँ सुनो, नॉन थेराप्यूटिक के बारे में लिखा हुआ है, कुछ लगा है तो लिख लेना। तो मैं कहाँ चला गया? है? अरे इसको तो बंद करना पड़ेगा, ये नहीं जाएगा क्या? इसी पे आएगा भाई। ठीक है, देखो भाई साहब, अप्रूवल बताया था, अप्रूव नहीं करना है। अरे भाई ये क्या था? अप्रूवल नहीं लेना है, ना देना है। फिर एक्सेसिव क्वेश्चन, एक्सेसिव क्वेश्चन नहीं पूछने, बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, पेशेंट से। अरे तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसको अपना बताने दो ना। है?
तो तुमको क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछना है, ये लिख लो क्या इरादा बेटा, ले आया तो क्या संदेश लाया, तो यूं कह रहे नहीं है, है? सर आज उसके पास आदमी नहीं है, चिट्ठी में लिखा हुआ है, ठीक है बेटा कल जरूर याद से है ना इनको, तो 4 बजे ऑर्डर कर देना ताकि 5 बजे तक इनको मिल जाएंगे, खिला देना कचौड़ी खिला, पर इनके दाल में समोसा यार इसके अलावा सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट चेंज नहीं करना, वो बोल रहा था समोसा नहीं है कचौड़ी है, तो मैंने कहा भाई कचौड़ी गड़बड़ हो जाएगा ना, अंदर तो समोसा ही है, सही है, ये चलो क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, जो नहीं लिखा है इनमें से नॉन थेरेपेटिक में वो लिख लो। इसके अलावा डिसएग्री, हर बात में डिसएग्री कर रहा है कि अपोजिट ऑफ द क्लाइंट थिंकिंग और ओपिनियन इंप्लाइंग दैट क्लाइंट इज रॉन्ग, हर बात में पेशेंट को रॉन्ग रॉन्ग बोल के और डिसएग्री नहीं करना है आपको, डिसएग्री नहीं करना है, डिसअप्रूव भी नहीं करना है, डिसअप्रूविंग इंडिकेटिंग नेगेटिव वैल्यू जजमेंट अबाउट द पेशेंट बिहेवियर और थॉट, और फॉल्स रीएश्योरेंस नहीं देना है, बाकी तुम्हारे लिखे हुए ये सोल्डर्स का फोटो है, सोल्डर्स का खुद के बारे में बताने लगे, वो भी लिखे हुए ये सोल्डर्स का फोटो है, सोल्डर्स का अरे एन प्लस की जो सोल्डर्स है उसका फोटो है ये, अगर किसी ने सोल्डर्स पढ़ी वो तो पहचान सकते हो, नहीं पढ़ी क्या, पढ़नी है क्या, सिलेक्शन बहुत मुश्किल है भाई, सोल्डर्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, एनकेलेक्स के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है, थ्योरी चाहे भलाई मत पढ़ो, थ्योरी तो ये भी होती है, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है, हो गया लिखिए ये तो लिखा हुआ ही था, ठीक है फिर से कहा अच्छा और है क्या, हाँ और है ना, गिविंग एडवाइस, एडवाइस नहीं देना है, पेशेंट की फीलिंग को मिनिमाइज करना, मिनिमाइजिंग द फीलिंग ऑफ पेशेंट, मेकिंग ए स्टेटमेंट दैट इंप्लाइज दैट क्लाइंट फीलिंग आर अनइंपोर्टेंट, अरे पेशेंट की फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं है ऐसा आप बिहेव करोगे तो नॉन थेरेपेटिक है, पैरोटिंग, पैरोटिंग क्या है, अरे पैरोटिंग का मतलब होता है रिपीट करना, अब यहाँ क्या हो रहा है, रिपीटिंग द क्लाइंट वर्ड बिफोर डिटरमाइनिंग व्हाट क्लाइंट हैड सेड, पेशेंट की बात को पूरा सुनाई नहीं उससे पहले ही पेशेंट वाली बात को रिपीट करने लग जाओ, वो पैरोटिंग कहलाता है, तो लिख लो ऑप्शन में क्या पता है ऐसा पैरोटिंग हो, वहां तुम्हारा पैरोटिंग हो जाए मामला खराब, हाँ देखो प्लेसिंग द क्लाइंट्स फीलिंग ऑन द होल्ड, पेशेंट की फीलिंग को होल्ड में रख के खुद के बारे में बताने लगे, वो भी गड़बड़ है, इसके अलावा वैल्यू जजमेंट्स, मेकिंग ए कमेंट दैट एड्रेस द क्लाइंट मोरल दैट कैन मेक द क्लाइंट टू फील एंग्री और गिल्टी एज तो दे आर नॉट बीइंग सपोर्टेड, तो सीधी सी बात है वैल्यू जजमेंट नहीं करना है, जहां पेशेंट को गिल्टी फील हो, पेशेंट आप पे गुस्सा हो, ऐसे पेशेंट को उसके मोरल वैल्यूज को हार्ट नहीं करना है, और वाई क्वेश्चन अवॉइड करेंगे, कौन से, तो वाई क्वेश्चन, तुमको नाम बिल्कुल याद नहीं रह रहे, साइकेट्री के फादर के भी कैसे बच्चे हो तुम, क्या थे, याद नहीं थे, बालिका, तुम एक आंसर देना, पुरानी हो ना, नहीं हो, कितनी नहीं हो, मतलब यहाँ बेटा कब आए, 1 मंथ हो गया, तो भाई साइकेट्रिक्स हुई 1 मंथ पहले हुई थी, कब आए आप, 18 सितंबर को आ गए थे, तो बाद में आए हो, 7 नवंबर, अगस्त, अक्टूबर, तो आपको नहीं पता है, तुम बताओ बेटा, बालिका नाक पकड़ के मुंह पे हाथ रख के बात कर रही है, छोटी सी है चश्मे वाली लड़की, हाँ बताओ बेटा, साइकोसिस वर्ड कौन दिया था, सिर्फ वही बोलेगी, बाकी बेटे लोग ना बोले, सिर्फ तुम बताओ, है बेटा, हाँ होशियार बच्ची, कौन है वो लोग, फ्यूचटस लेबेन, कौन है वो, फ्यूचटस लेबेन, वही न्यूरोसिस किसने दिया, लुक लुक, the nurse observe the patient to be withdrawn and crying and convey to the patient that she seems to be sad today. The entering approach used here is examining, clarifying, orienting और reflecting. अब ध्यान से देखो भाई, क्या लग रहा है, कैसे है ऐसे, the nurse observe that patient to be withdrawn and crying and convey to the patient that seems to be sad today. Patient बहुत उदास अकेला बैठा है और आंसू बहा रहा है, रो रहा है, तो आपने पेशेंट को जाके बोला आप आज दुखी लग रहे हो, उदास लग रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्ट करना ना, इमोशन को हाईलाइट करना है, रिफ्लेक्टिंग है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कम्युनिकेशन में, क्या है ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप मीनिंग पढ़ के जाओगे तो भी एग्जांपल अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपकी खोपड़ी घूम जाएगी, नहीं घूमी क्या, चलो और घुमाते देख, क्या लिख रहेगा, क्या लिखोगे उसका, लिख लो रिफ्लेक्टिंग का एग्जांपल लिख लो, सीधा सिंपल से लिख लो कि नर्स ऑब्जर्व द पेशेंट टू बी विथड्रॉन एंड क्राइंग एंड नर्स कन्वेज और सेज टू पेशेंट दैट सीम्स टू बी सैड टुडे, उदास लग रहे हो, तो यहाँ जो टेक्निक यूज की जा रही है वो रिफ्लेक्टिव है, पेशेंट की फीलिंग को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, पेशेंट की फीलिंग को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, अरे क्या हुआ, पानी, पानी कहाँ राजस्थान में भाई,
तो इतने लोग मिलके क्या पानी मांग रहे हो है? होगा? अरे हुआ नहीं? हाँ, तुमको जल्दी भी छोड़ देंगे, इस बात की खुशी हो जाएगी तुमको। एग्जाम्पल ऑफ नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन आप बताओ जरा हमको। वैलिडेशन या वैलिडेटिंग, रिफ्लेक्टिंग, वैलिटलिंग, बी लिटलिंग और लिसनिंग। अच्छा, क्यों भाई? ये क्या है? वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेटिंग और वैलिडेशन कहीं आया था? कहाँ आया था? है? नहीं आया? अरे किसी सेंटेंस में आया था। कहाँ आया? कहाँ आया? ढूंढो उसको। अरे कहाँ आया वैलिडेशन? एग्जाम्पल में था कि एक्सप्लेनेशन में था? पर था है स्टेटिंग दी ऑब्जर्व। अरे जो ऑब्जर्व किया उसको स्टेट करना है, वैलिडेट करना है कि जो आपने देखा वो पेशेंट को बताना है। तो स्टेटिंग दी ऑब्जर्व में वैलिडेटिंग करते हैं, रिफ्लेक्ट भी करेंगे, जो इमोशन है, एक्चुअल फीलिंग वो भी देखेंगे। सुनना तो जरूरी है, एक्टिव लिसनिंग बहुत अच्छा है। डी लिटलिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हाँ, थोड़ा थोड़ा क्या, यहाँ थोड़ा थोड़ा भी लिटलिंग का मतलब है पेशेंट को वैल्यू नहीं देना, पेशेंट को इंपॉर्टेंट नहीं समझना, ये भी लिटलिंग है। पेशेंट को इग्नोर्ड समझना, पेशेंट को वैल्यू नहीं देना, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, क्या कहलाता है? बी लिटलिंग। नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस और वैल्यू, इंपॉर्टेंस और वैल्यू टू द पेशेंट, वैल्यू टू पेशेंट। लिख लो नॉन थेरेपेटिक में ये भी लिटलिंग। ठीक है? अरे वाह, कैसे कर लिया? कैसे? ऐसे? ऐसे? ऐसे है? तो बी लिटलिंग नहीं करना है, ठीक है? वैल्यू करना है, इंपॉर्टेंस देने का है। हो गया, चले। कोई बात नहीं, मन से लिख लो बेटा, कुछ तो मन से लिखोगे आज। When a client says that I can't focus, my mind kept wandering. When the nurse replies saying that you are having difficulty in concentrating, पेशेंट बता रहा है कि भाई साहब वो फोकस नहीं कर पा रहा है, उसका दिमाग भटक रहा है। वेंटिंग का मतलब दिमाग भटक रहा है। तो आपने बोला अच्छा आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ये क्या है? क्या है ये? कन्फ्रेंट कहाँ हो रहा है इसमें? कन्फ्रेंट का मतलब होता है टोकना, विरोध करना। विरोध क्या कर रहे हैं? मीनिंग निकाल रहे हैं, जो पेशेंट ने बोला उसका मीनिंग निकाल रहे हैं। तो मीनिंग निकालने का मतलब है पैराफ्रेजिंग। किसमें देखा पैराफ्रेजिंग आपने? तो जो मेन कंटेंट पेशेंट जो बोला उसका मेन कंटेंट रिपीट करना क्या कहलाता है? पैराफ्रेजिंग कहलाता है। किसका कुछ नहीं लिखना है, ये तो तुम बता दोगे फट से, जल्दी से बता दो। है द गोल ऑफ पेशेंट रिलेशनशिप कैन बी अचीव ड्यूरिंग। पर मोस्ट ऑफ द गोल कौन से फेज में अचीव हो जाएंगे? गोल जब अचीव हो गए तो टर्मिनेशन फेज आ जाएगी। अगर अचीव नहीं हुए हैं तो क्या होगा? रीवैल्यूएट, रीसेटिंग ऑफ गोल करना, रीवैल्यूएशन करेंगे, फिर देखेंगे कि पेशेंट की नीड फुलफिल नहीं हुई है, जो गोल सेट किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो क्या करना है? रीप्लान करना है। तो बहुत बढ़िया हो गया मामला, खत्म हो गया आज का। धन्यवाद। तो भाई इसके साथ यहाँ साइकेट्रिक तो हो गई पूरी, उसके बाद अपन देखेंगे क्या कुछ दिनों बाद। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। अब सुनो, अब सुनो, अब तुम सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से है वो लिख लो, या फिर दिमाग में लिख लेना, या राइट लगा लो, जो करना है करो। जिसमें ध्यान देके जोर देके पढ़ना ही पढ़ना है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वो पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो वो पॉइंट जैसे आप साइकेट्रिक को इंट्रोडक्शन से शुरू करते हो, उसमें टर्मिनोलॉजी आपको सारी याद करनी ही होगी। जिसमें लिखो साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और इलनेस, जो तुमको लिखा रखा है कि साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस लिखा हुआ है ना, जिसमें सारे टर्मिनोलॉजीज आएंगे। जिसमें क्या आएंगे? सारी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल जरूरी है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी में से आती है। टर्मिनोलॉजी में डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, उसके टाइप्स, डिजाउ, जेमसाउ, सर्कमटेंशियल, टेंजेंशियल, परस्यूरेशन, वर्बिग्रेशन, इकोलेलिया, इकोप्रेसिया, डेजा एंटा, डेजा पेंसा, ये सारे वर्ड्स आपको याद करने होंगे। टाइप ऑफ डिल्यूजन, टाइप ऑफ हेलुसिनेशन याद करने हैं। तो टर्मिनोलॉजी हो गई। उसके बाद आपको याद रखना है सिजोफ्रेनिया में क्या याद रखोगे? सिजोफ्रेनिया एक्चुअली देखा जाए तो पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। इस बार नोट सेट में प्री में भी आए, मेंस में भी आए। तो सिजोफ्रेनिया टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें स्पेशली टाइप्स, गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर पढ़ने। और टाइप्स जरूर पढ़े, टाइप्स बहुत सिंपल है। सस्पिशियसनेस है, मतलब पैरानॉइड वाला है, पैरानॉइड वाला किसी भी विश्वास नहीं करेगा। बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर कर रहा है, बच्चों जैसे सिली मुक्ता वाला बिहेवियर कर रहा है, यानी कि हैवी ब्रीदिंग और डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया होगा। सबसे कॉमन पूछ लिया जाए, मोस्ट कॉमन टाइप पैरानॉइड ही है। कैटाटोनिक का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछ ले तो लोराज़ेपाम और ईसीटी बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया हैविंग क्विक इंप्रूवमेंट आफ्टर गिविंग ईसीटी, तो आपको आंसर होगा कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। ड्रग ऑफ चॉइस तो बेंजोडाइज़ेपिन में लोराज़ेपाम। इसके अलावा लोराज़ेपाम देते ही वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एकदम से ठीक हो जाएगा, पोस्चर मेंटेन करा वाला तुरंत हो जाएगा, उसको लेजरस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजरस इफेक्ट, वो याद रख लेने का है। तो सिजोफ्रेनिया में टाइप्स और गुड और बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तुमको याद है दोनों? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मेन वाला क्या है?
The symptoms should be persist for 1 month and the duration of illness is 6 months. Duration of illness is 6 months. ये न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो मेनली डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। ये हो गया सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया है तो एंटीसाइकोटिक भी इंपॉर्टेंट है। एंटीसाइकोटिक्स, एंटीसाइकोटिक के अदर नेम से लेते हुए, अदर नेम याद रखने ही रखने हैं। इसको हम मेजर ट्रैंकुलाइजर बोलेंगे, न्यूरोलेप्टिक्स बोलेंगे, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर बोलेंगे, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन वाले को याद रखना है। एग्जांपल याद रखना है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को हम क्या बोलते हैं? टिपिकल, टिपिकल है, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, ओल्डर, ये सारे नाम है। एग्जांपल आपको याद हो जाएगा कि हेलोपेरिडोल्स, इसके अलावा क्लोरब्रोमाजिन, फ्लूफेनिल, थायोरेडाजिन, ये सब एग्जांपल है। वहीं एटिपिकल में आपको रखना है क्लोजापाइन, ओलिजापाइन, रेस्पेडोन, जिस्पाजिडोन, हरिप्राजोल, क्यूटिपाइन, क्यूटिपाइन प्रेगनेंसी में शेप होती है, क्यूटिपाइन चाहिए तो क्यूटिपाइन देनी पड़ेगी, याद रख लोगे। तो एंटीसाइकोटिक में आप एग्जांपल प्लस ईपीएस याद रखना है। ईपीएस में मोस्ट कॉमन ईपीएस अकाथीसिया, अकाथीसिया ना है, मोस्ट कॉमन अकाथीसिया, जिसको मोटर रेस्टलेसनेस, मोटर अकाथीसिया पे क्वेश्चन हमेशा आता है कि एक जगह बैठ नहीं पाएगा, इतनी भयंकर बेचैनी। तो पेशेंट को हमारी जिम्मेदारी है, अगर पेशेंट बोलता मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, बेचैनी हो रही है, तो पेशेंट को अलाउ करना, घूम ले भाई, टहल ले। अगर आप जबरदस्ती पकड़ बैठाओगे एंजाइटी का लेवल और बढ़ जाएगा। उसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो बीटा ब्लॉकर कौन है? बीटा ब्लॉकर, और बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोल होती है। इसके अलावा सारे ईपीएस को ट्रीट करने की ड्रग क्या है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है। कौन सी ड्रग देता है? एंटीकोलिनर्जिक। एग्जांपल तुमको याद है? बेंजोट्रोपिन, ट्राइएक्सिलपिनिडाइल, बेंजोट्रोपिन, ट्राइएक्सिलपिनिडाइल, ये एग्जांपल तुमको याद रखने हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है मूड डिसऑर्डर, जिसमें आपको बाइपोलर फर्स्ट और सेकंड क्या है याद रखना है। बाइपोलर फर्स्ट, बाइपोलर सेकंड क्या है याद रख लोगे। फर्स्ट में क्या आएगा? मेजर डिप्रेशन विथ मेनिया। बाइपोलर सेकंड, मेजर डिप्रेशन विथ मेनिया बोल सकते हो, मिक्स्ड एपिसोड बोल सकते हो, या फिर अलोन ए मैनिक एपिसोड बोल सकते हो। मेनिया का अकेला एपिसोड भी बाइपोलर फर्स्ट कहलाएगा। सेकंड में डिप्रेशन प्लस हाइपोमेनिया, डिप्रेशन प्लस हाइपोमेनिया याद रखना। इसमें आपको मूड डिसऑर्डर में टर्मिनोलॉजी में एलेक्सीथाइमिया सारे याद रखना है। एलेक्सीथाइमिया टर्मिनोलॉजी का मीनिंग याद रखना। पेशेंट को पता नहीं चला फीलिंग कैसी है, वो क्या कहलाता है? एलेक्सीथाइमिया कहलाता है। डबल डिप्रेशन याद रखना है, क्या है? डबल डिप्रेशन। डबल डिप्रेशन में क्या आता है कि पेशेंट को पहले डिसथाइमिया था, अभी मेजर डिप्रेशन है, कि क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन था पहले, अभी मेजर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे बोलोगे कि मेजर डिप्रेशन सुपर इंपोज्ड ऑन डिसथाइमिया, ऑन डिसथाइमिया, ये याद रखना है। इसके अलावा डिसथाइमिया एंड साइक्लोथाइमिया भी याद रखना है। डिसथाइमिया, साइक्लोथाइमिया, ये क्या है? साइक्लोथाइमिया में दोनों क्या चीज है? डिप्रेशन है ना, ये इसको डायग्नोस करने के लिए सिम्टम 2 साल होने चाहिए, इसको भी 2 साल होने चाहिए। ये क्या है? माइल्ड फॉर्म ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर है। साइक्लोथाइमिया इज माइल्ड फॉर्म ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। अब मेनिया को डायग्नोस करने की ड्यूरेशन आपको याद है? मेनिया 7 डेज, हाइपोमेनिया 4 डेज, डिप्रेशन, डिप्रेशन 2 वीक या 14 डेज, ऐसे याद रखना है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कि किसको कितने दिनों तक डायग्नोस करने के लिए सिम्टम कितने दिनों तक आने चाहिए। फिर आता है लिथियम पे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर है, लिथियम याद रखना ही रखना है। लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, जॉन केट ने डिस्कवर की थी। और लिथियम में, लिथियम को हम एंटी सुसाइड ड्रग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी सुसाइड ड्रग। कोई पूछ ले एंटी सुसाइड तो वो भी लिथियम है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एप्स्टीन एनोमली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एप्स्टीन एनोमली को हम बोलते हैं बॉक्स से हार्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल होगा। इसके थेरेप्यूटिक एंड प्रोफाइलेक्टिक लेवल याद रखना है। थेरेप्यूटिक लेवल एक्यूट मेनिया वाले में देंगे, जिसमें 0.8 से 1.2 होगा। वही प्रोफाइलेक्टिक में रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए, रिलैप्स को, रिलैप्स का मतलब होता है वर्सनिंग ऑफ सिम्पटम आफ्टर टेम्पररी इंप्रूवमेंट, वर्सनिंग ऑफ सिम्पटम आफ्टर टेम्पररी इंप्रूवमेंट, रिलैप्स को रोकने के लिए वो 0.6 से 1.2 होगा। साइड इफेक्ट 1.5 से आने शुरू होंगे। अर्ली साइन क्या होंगे? जीआई डिस्टर्बेंस के होंगे। नेफ्रोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। मोस्ट कॉमनली ट्रिमर देखने को मिलता है और जीआई डिस्टर्बेंस मिलता है। अर्लीस्ट पूछ लिया जाए तो जीआई डिस्टर्बेंस, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, डायरिया या एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, ये कॉमन है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी हो गई है तो क्या करोगे? 4 से ऊपर है तो हेमोडायलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? हेमोडायलिसिस। और लिथियम के बारे में खास बात याद रखनी है कि इसके साथ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कम नहीं होना चाहिए। तो हमेशा नॉर्मल रखना है सोडियम, नॉर्मल रखना है सोडियम, सोडियम को नॉर्मल रखना है, ना डाइट में कम करना है ना ज्यादा करना है। और पेशेंट, कौन से पेशेंट लिथियम टॉक्सिसिटी के रिस्क होते हैं? कौन से है? याद करो, याद करो। हाँ, अगर कोई डायबिटिक ले रहा हो, या फिर किसी की किडनी फेल है, या फिर डाइटरी सॉल्ट इंटेक नहीं ले रहा है, या हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, या फिर डिहाइड्रेशन है, इस कंडीशन में लिथियम टॉक्सिसिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये याद रख लोगे। मेने वाले को खाना कैसे दोगे? फिंगर फूड, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन फिंगर फूड्स देने हैं जो चलते फिरते खा ले, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है। मेनिया में वो 4 वर्ड भी याद रखने हैं। एलिवेशन ऑफ मूड के, यूफोरिया, इलेशन, एक्साइटेशन एंड इक्टेसी, चारों याद रख लेने का है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में याद रखना है एसएसआरआई के बारे में। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स में एसएसआरआई ड्रग याद रखना, ये ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन कहलाती है। इसके साइड इफेक्ट सबसे कम है, इप्रोक्सिटाइन, सर्टेलाइन, क्लोक्सिमाइन है, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? एसएसआरआई के। और जब भी पेशेंट एसएसआरआई ले रहा होगा, सुसाइड प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि सुसाइडल आइडियाज बढ़ जाते हैं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि ये एसएसआरआई ड्रग ऑफ चॉइस है, यानी कि रैपिडली इफेक्टिव आएगी, और जब रैपिडली इफेक्ट करेगी इसका मतलब पेशेंट पहले सीवियरली डिप्रेस्ड था। सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट कभी सुसाइड नहीं करता। जब डिप्रेशन कम होगा तभी थॉट आएंगे सुसाइड के, तो गोली लेते ही इंप्रूव होने लगेगा तो विचार भी आएंगे कि सुसाइड करो, तो याद रखना है। इसके अलावा एसएसआरआई को किसके साथ देने से सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है? मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और एसएसआरआई को एक साथ देंगे तो सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है, जिसमें सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। कॉन्शियसनेस में चेंजेस आएंगे, ट्रिमर आएंगे, मायोक्लोनस हो जाएगा, बहुत सारे डिसऑर्डर्स देखने को, जीआई डिस्टर्बेंस भी होगा। ये सारा चीजें ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है फेवरेट क्वेश्चन वो किसका है? मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर।
यहाँ इसमें टायरामीन फ्री फूड देना है। क्या देना है? टायरामाइन फ्री फूड देना है। और टायरामीन होता किसमें रे? हाँ, कॉफी, कोला, बियर, वाइन, चॉकलेट, चीज, चिकन, बीफ, इन सब में होता है टायरामीन। या अवॉइड करना है, वरना हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा। क्या होगा? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक बात है। इसके अलावा उसके बाद आता है नंबर ओसीडी। ओसीडी याद रखना है। ऑब्सेशन पता है आपको? कंपल्सन पता है। इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन है। क्या है? थेरेपी ऑफ चॉइस क्या है? एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। ये याद रख लोगे। तीनों तरह की फोबिया याद रख सकते हो। एगारोफोबिया, अगर क्या है? सोशल, स्पेसिफिक को हम बोलेंगे सिंपल। अगर का मतलब है घर से दूर निकलते ही, कुछ दूर चलते ही कहीं ऐसी जगह फंस ना जाऊं कि वहां से निकलना मुश्किल होगा। हाउस बाउंड हाउस वाइफ सिंड्रोम है। वहीं सोशल फोबिया, पब्लिक के सामने परफॉर्म करने की एंजाइटी, सोशल फोबिया है। इसमें से फोबिया पर्टिकुलर चीजों से डर है, कुत्ता, बिल्ली, सांप, छिपकली, कॉकरोच, ये सब चीजों का डर क्या कहलाता है? स्पेसिफिक फोबिया कहलाएगा। ये याद रह जाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म और साइकोथेरेपी में तुमको याद रखना है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी की फेजेस याद रखनी है। ऑडिपल कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, कौन सी फेज में डेवलप होता है, कौन से में नहीं होता। तो साइको एनालिसिस पूरा याद रखना है। साइको एनालिसिस, जिसमें अंदर सारे आ जाएंगे। डिफेंस क्या आ जाएंगे? डिफेंस मैकेनिज्म, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, इसके अलावा टोपोग्राफिकल मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल, ईड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, वो सारी चीजें भी इसमें अंदर कवर हो ही जाएगी। वो याद रख लोगे। मिल्यू थेरेपी के बारे में मीनिंग याद रखोगे, वो सफिशिएंट है। मिल्यू है, मिल्यू याद रख लोगे। मैक्सवेल जॉन्स ने दिया। थेरेप्यूटिक कम्युनिटी बोलते हैं एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन थेरेपी है। क्या है वो? एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन थेरेपी, मिल्यू हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है स्लिप डिसऑर्डर में ज्यादा स्लिप में ब्रेन में वेव्स। स्लिप की स्टडी को क्या कहते हैं? पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं। क्या कैसे कहेंगे? स्लिप डिसऑर्डर और स्टडी करने को पॉलीसोमनोग्राफी कहेंगे। स्लिप में हमको ब्रेन में वेव क्या क्या देखने को मिलेगी याद रखना है। मेनली डीप स्लिप को हम नॉन रैपिड एनआरईएम स्लिप कहते हैं। वही लाइट स्लिप को हम आरईएम स्लिप कहते हैं। आरईएम स्लिप को हम पैराडॉक्सिकल स्लिप कहते हैं। वही एनआरईएम स्लिप को ऑर्थोडॉक्स स्लिप कहते हैं। उसकी 4 फेजेज है एनआरईएम की। उसमें स्टेज 4 के डिसऑर्डर होंगे। नींद में चलना, नींद में बातें करना, दांतों की आवाज करना, ये सब। और डरावने सपने जो याद नहीं रहते, जिसको पावर्स नक्चरनल्स या नाइट टेरर बोलेंगे। नाइट टेरर बोलेंगे। वही आरईएम में जो सपना आएगा वो ड्रीमिंग स्लीप है। उसको नाइट में कहते हैं। वो सपना जगने के बाद याद रहेगा। याद, बेड से गिरने की सेंसेशन कौन सी फेज में आती है बताओ? एनआरईएम। बिल्कुल होशियार हो गए हैं बच्चे। खाने पीने वाले डिसऑर्डर में याद रखना है सिंपल सा, थोड़ा सा मीनिंग याद रख लोगे। या मैनेजमेंट में क्या करना है वो याद रख लोगे कि दुबली पतली होती है, खाती नहीं है, 2 तरह की है। या तो बिल्कुल नहीं खाएगी, वो रेस्ट्रिक्टेड टाइप एनोरेक्सिया नर्वोसा है। अंडर प्रेशर कभी कभी खाएगी और कंपनसेटिव बिहेवियर करेगी, वो बिंज ईटिंग और प्रोटीन टाइप वाली है। उसको मैनेजमेंट में सब सीधा रीफीडिंग है, हॉस्पिटलाइज करके रीफीड करना। ये ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है खाने के समय और खाने के 1 घंटे बाद तक। बुलिमिया वाला खाएगा, गिल्ट फील होगा और कोई तरह की बिहेवियर करेगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला हमेशा अंडरवेट होगा, बुलिमिया वाला नॉर्मल होगा, नियर नॉर्मल होगा। और एक होता खाते जाओ पचाते जाओ और पेट निकालो, वो क्या है? बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। उसमें हमेशा इंसान कैसा होगा? मोटा। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन हमेशा आता है। क्लस्टर एबीसी याद रखना है। क्लस्टर एबीसी, ऑड एंड इसेंट्रिक क्लस्टर ये कहलाते हैं। ऑड एंड इसेंट्रिक क्लस्टर ए, जिसमें सिजोइड, सिजोटाइपल एंड पैरानॉइड। फिर क्लस्टर बी वाले कैसे है? एनएबीएच। एनएबीएच क्या है? एनएबीएच हिस्टेरियोनिक, नार्सिसिस्टिक, बॉर्डरलाइन। और बॉर्डरलाइन में हमेशा याद रखना है सुसाइड वाला। हिस्टेरियोनिक अटेंशन सीकिंग है। नार्सिसिस्टिक तारीफ करो, मैं तारीफ करो, मैं ही हूं सब कुछ, तारीफ मैं, वो नार्सिसिस्टिक है। बाकी सिंपल पर्सनालिटी है, वो याद रख लेना। इसके अलावा मेंटल हेल्थ एक्ट, नया वाला पुराना वाला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको अच्छे से कवर कर लेना और मस्त रह लेना। और इसके आगे अपन पढ़ते रहेंगे और फंडामेंटल पढ़ाने आएंगे महीने भर बाद। तो इसके साथ आज का सेशन अपना यही खत्म हो गया। समझ से तुमको कल खिला देंगे। तो धन्यवाद। अरे भैया